कर दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं भैया और आप सभी का स्वागत है रैंक प्लस पे। समझो आज हम बात करने वाले हैं जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। आज इसका लेक्चर नंबर 2 हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करेंगे लेक्चर 1 में तो हमने थोड़ा बेसिक से स्टार्ट किया। देखो ऑब्वियसली बात है, अगर हम बात करें केमिस्ट्री के लिए तो एक ओवरऑल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना बेसिक इसका जितना स्ट्रांग रखोगे ना, इसका चाहे वो एक मीडियम टॉपिक हो चाहे वो एक हार्ड टॉपिक हो, आप हर टॉपिक को 100% समझ सकते हो, 100% सीख सकते हो, बशर्ते पहले आपको उसका बेसिक्स अच्छा रखना होता है। ठीक है, मतलब इस केमिस्ट्री जैसे बोलते हैं ना, जैसे घर बनता है तो अगर आपकी नींव जितनी अच्छी होगी, आपका बेस जितना अच्छा बनेगा, घर उतना अच्छा बनता है, वो घर उसी पर टिकता है। तो वही वाली बात है, अगर आपका बेसिक अगर स्ट्रांग है तो आपकी केमिस्ट्री चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए आप हर चीज पढ़ लोगे, अच्छे हर चीज समझ जाओगे, चाहे फिजिकल हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो पहले बेसिक्स वाला चैप्टर हमें करने हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आपको पता है, नाम में इसका बेसिक्स आता है, उससे आता है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो इसके अंदर ज्यादातर बेसिक्स देखने वाले हैं और हर वो चीज, हर वो शब्द जिसकी जरूरत पड़ने वाली है, वो सब चीज आप इस चैप्टर के अंदर सीख जाओगे। ओके, जो बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री का बेसिक अच्छा नहीं है, उनको ये चैप्टर फिर अच्छे से करना चाहिए। ओके, क्लियर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, कैसे हो सभी लोग। हाँ, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सभी लोग क्लास में आ गए हैं, अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं। और फिर हम आज का डिस्कशन, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं। देखो आज हम मुख्य तौर पे बात करने वाले हैं परमाणु की, अणु की, तत्व की और यौगिक के अवधारणाओं की। ठीक है, आज हम इनकी बातें करने वाले हैं। ठीक है, मोस्टली हमारा पूरा लेक्चर इसी के अराउंड रहने वाला होगा। और इसके अलावा थोड़ा अगर टाइम बच जाता है, अगर मान लो, तो हम आगे के कुछ टॉपिक जो है उनको पर भी थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करेंगे, जो कि काफी हेल्पफुल रहे हैं केमिस्ट्री को पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्लियर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग यार, कैसे हो सभी लोग। ओके, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। ओके, तो देखो अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा एक रिवाइज फटाफट से दे देता हूँ। ठीक है, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि देखो फर्स्ट लेक्चर की अगर हम बात करेंगे तो हमने थोड़ा बहुत पदार्थ यानी कि द्रव्य के बारे में जाना था। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, है ना। तो हमने क्या जाना था, द्रव्य के बारे में, जिसको आप छोटी क्लासेस में पदार्थ कहते हो। ठीक, ये क्या होता है बेसिकली द्रव्य या पदार्थ। ये बेसिकली होता है कि आपको पता है कि कोई भी जो वस्तु होती है जिसके पास भी द्रव्यमान हो और जिसके पास आयतन हो, वो द्रव्य कहलाता है ना। हमने क्या बोला, द्रव्य किसको कहते हैं, जिसके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए था द्रव्यमान और एक इसके पास होनी चाहिए था आयतन। ओके, द्रव्यमान और आयतन जिसके पास भी ये दोनों ही चीजें पाई जाएंगी, वो बेसिकली आपका पदार्थ यानी कि द्रव्य कहलाया जाएगा। ओके, द्रव्यमान का मतलब बेसिकली मेरा मतलब उसके वजन से रहता है। ठीक है, क्या आपको पता है कि ग्राम किलोग्राम में आप जो मात्रा मापन करते हो वो द्रव्यमान होता है। ठीक है, आयतन मतलब कि किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। ठीक है, आप चाहते हो इनकी परिभाषाएं वैसे देख सकते हो, इनकेस वैसे इतना जरूरी नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी देखो द्रव्यमान। आपको ना एक चीज बताता हूँ, बहुत ही सिंपल चीज केमिस्ट्री के अंदर होगा, और मैं आपको क्लास में ये बार बार रिपीट भी करवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा हर बार, कि अगर आपको किसी भी वर्ड का मतलब पता नहीं चल रहा है तो आप एक काम करो, जैसे लग रहा है कोई बहुत ही बड़ा सा वर्ड है, कोई ऐसा कोई शब्द आ गया, तो कुछ मत करो, उस शब्द को दो हिस्सों में विभाजित कर लो, दो हिस्सों एग्जैक्ट दो में संधि विच्छेद कर लो और दोनों का अलग अलग मीनिंग देख लो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या चीज है। जैसे कि तो द्रव्यमान का मतलब क्या है, ऐसे विभाजित कर लो, द्रव्य प्लस मान, तो मतलब क्या होता है, द्रव्य की मात्रा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्य की मात्रा, जो कि आप किस में निकालते हो, ग्राम में, और अगर बड़ा मात्रक लेके चलोगे तो किलोग्राम में निकाल लेते हो। सिंपल चीज है। आयतन क्या होता है, आयतन को तो डायरेक्टली बढ़ा, ये मतलब आय प्लस तन, भाई ये क्या है, ऐसे नहीं। इसका मतलब होगा हमारे पास क्या, इसका मतलब हो जाएगा वस्तु द्वारा घेरा स्थान, वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। ठीक है, वो बेसिकली आपका आयतन होता है। तो यहाँ तक हमने थोड़ी छोटी बातें की थी। इसके अलावा हमने क्या जाना था, इसके अलावा हमने ये जाना था कि हमारे पास जो पदार्थ है उसकी अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। मुख्य तौर पे हम 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं, हालांकि हमारे पास 5 अवस्थाएं, और सही कहूँ ना तो 5 से ज्यादा अवस्थाएं भी एग्जिस्ट करती हैं, 7 भी होती है। हम आगे पढ़ते हो ना साइंस में ही, केमिस्ट्री फील्ड अगर चूज करते हो आपको जानने को मिलेगा कि 5 भी नहीं होती, 5 से भी 7 होती हैं। फिर आगे बढ़ोगे 13 तक पहुंचोगे, और आगे बढ़ोगे 17 तक पहुंचोगे। तो अवस्थाएं तो बहुत सारी हमारे पास, लेकिन मुख्यतः जो हमारे काम के जो डेली लाइफ में आप ये देखते हो और जिनका ज्यादातर उपयोग किया जाता है, वो आपकी 3 ही होती हैं। हम जानते हैं द्रव्य की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है हमारे पास। कौन सी होती है हमारे पास, हमारे पास होती है 3 अवस्थाएं मुख्य तौर पे, सॉलिड, लिक्विड और फिर गैस।
ठोस, द्रव और गैस आपकी मुख्यतः 3 अवस्थाएं, और इन तीनों अवस्थाओं को आप एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हो। आप चाहो तो इन तीनों को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हो। कैसे? टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताप और दाब की स्थितियों में परिवर्तन करके इन अवस्थाओं को एक दूसरे में बहुत ही इजीली परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं बता दूं, इसका यूज़ आगे जा करके 11th क्लास का ही एक चैप्टर और भी आता है, ऊष्मागतिकी करके आएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो वहाँ पर असल में इसी बात को ध्यान में रखा गया है, तापमान और दाब। ठीक है, तो वर्ड्स काफ़ी जुड़े हुए रहेंगे, केमिस्ट्री काफ़ी कनेक्टेड चलने वाली है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को, जो चीज़ है उसको वहीं की वहीं समझिए और उसको आगे बढ़ाते हुए चलना। ऐसे करोगे तो आपका परफेक्ट केमिस्ट्री चलेगी। ओके, क्लियर है? चलिए जल्दी से फटाफट से मुझे बस थम्स अप दिखा दो, जल्दी से। क्लास में हो कि नहीं हो? मैं लगातार देख रहा हूँ आपके कमेंट्स, जल्दी से बताइए, जल्दी से। सभी लोग क्लास में आ गए ना? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ अभी भी कुछ लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कुछ के तो आ गए हैं, कुछ के नहीं आ रहे हैं। भाई ये नहीं चलेगा। ओके, जल्दी से बताइए फटाफट से। थोड़ा सा चाहे तो वेट कर लेते हैं, और किसी का कोई डाउट है तब तक बता दीजिए, हम हल्का सा वेट कर सकते हैं। ओके, चलिए। ओके ओके, चलो ठीक है, नाइस। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो? हाँ, सो बच्चों देखो, लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो हमने ये थोड़ा सा पढ़ा था। एंड बच्चे यार, आरोही आप लेट आए हो काफ़ी यार, ये नहीं करेगा। हाँ, क्या आपको पता है ना 6:20 पे क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो 6:20 पर ही आना है। ओके, ज़्यादा से 1-2 मिनट का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, कि इसमें मैं काफ़ी तक रिकैप मैंने आपको काफ़ी करवा दिया। ओके, सो पहले तो मुझे यही बता दीजिए कि चलो आपकी जो फर्स्ट क्लास थी, आपको उसमें समझ में आया था या नहीं आया था? ओके, और आज का बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक भी देख लो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है परमाणु, अणु, तत्व और यौगिक की अवधारणाएं, यानी ये सभी शब्द क्या क्या होते हैं, इनमें मुख्यतः अंतर क्या क्या होता है, वो सारी बातें हम देखेंगे। और थोड़ा सा आगे वाला पार्ट का एक बेसिक प्रस्तावना जो है, जो हम अगले वाले लेक्चर में सीखेंगे, वो हम थोड़ी सी की प्रस्तावना देखेंगे, थोड़ा सा बेसिक परिचय देखने वाले हैं। ओके, क्लियर है? सो पहले मुझे कमेंट करके बता दो कि आपका फर्स्ट लेक्चर में वो क्लियर हुआ था, चीज़ें नहीं हुई थी, या कहीं पर कोई डाउट तो नहीं रह गया था। क्योंकि अगेन वही वाली बात है, अगर आप डाउट के पास चलोगे तो थोड़ा सा आपको फिर मुश्किल आएगा। तो हमें चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कट चलनी है, क्लियर रखनी है। ठीक है, क्लियर है? चलिए जल्दी से मुझे थम्स अप दिखा दो। ओके, तो बेसिकली देखो, अभी तक हमने इतना देख लिया था, थोड़ा सा आइडिया कि द्रव्य क्या होता है, बेसिक परिभाषा क्या थी, द्रव्यमान प्लस आयतन से मिलकर बनता है। ठीक है, दोनों चीजें होंगी, वो द्रव्य होगा, 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तापमान और दाब द्वारा इन सबको परिवर्तित कर सकते हो। तो ये बेसिक बेसिक बातें जो हमने देखी थी। और लास्ट टाइम में मैंने आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी थोड़ा पूरा बताया था कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो क्या था, उसने परमाणु के बारे में क्या क्या बातें बताई थी, परमाणु एग्जैक्टली क्या है, और छोटे छोटे गुणों से परमाणु के बारे में बताए थे। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं फेल भी हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक जो है हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, नाइस। ओके, चलो, तो एक बार ध्यान रखना, क्लास स्टार्टिंग से पहले बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट आए आप तुरंत पूछ लेना है। ठीक है, ये नहीं कि दिमाग में डाउट रखना है, ये नहीं करना बस। ठीक है, तो देखो आज हम क्या करेंगे, आज हम बेसिकली द्रव्य का वर्गीकरण हम देखने वाले थे, द्रव्य का पूरा वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें हम मेनली तौर पे हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो परमाणु, अणु, तत्व और यौगिक के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो ये वर्गीकरण कैसे होता है, पहले ये सर समझते हैं। देखो, अगर ये आपको जो चार्ट पूरा दिख रहा है, इस चार्ट को हम पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करेंगे द्रव्य की, है ना, तो देखो पहले हम थोड़ी सी चीजें क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे द्रव्य, तो देखो द्रव्य यानी पदार्थ की बात करेंगे ना, तो मुख्य तौर पे अगर बात करेंगे द्रव्य को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, तो सिर्फ 2 प्रकार से विभाजित करते हो। ठीक है, एक तो आपका होता है आपका शुद्ध पदार्थ। ठीक है, वो पूरा चार्ट है, मैं उसको और ध्यान से बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो मेरा होता है शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, और दूसरा मेरे पास होता है मेरा मिश्रण। ठीक है, देखो अब देखो, मैंने यहाँ पे मिश्रण यूज लिया है। नॉर्मली हम ऐसा पढ़ते हैं ना छोटी क्लास में कि यार कोई चीज शुद्ध होती है, तो अगर शुद्ध नहीं होगी तो वह अशुद्ध होगी, है ना। लेकिन देखो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड मिश्रण उपयोग में लेते हैं। क्यों लेते हैं वो हम आगे सीखते हुए चलेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा शुद्ध पदार्थ और मिश्रण लेके चलना है स्टार्टिंग में। तो ठीक है, अच्छा, किसी पदार्थ को शुद्ध पदार्थ आप कब कहते हो, या शुद्ध पदार्थ किसे कहा जाता है? बेसिकली शुद्ध पदार्थ की अगर बात करेंगे, देखो, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो थोड़ा सा मिश्रण ही समझ लेते हैं कि वो पहले आने वाला है, अशुद्ध पदार्थ को हम बाद में सीखेंगे। देखो, मिश्रण बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ा एक इजी पार्ट है, पहले इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी। देखो, मिश्रण की अगर बात करेंगे ना, तो इसका मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, मिक्सचर कहते हो। ठीक है,
इसके एग्जाम्पल से चीजें समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। जैसे कि आप सभी लोगों ने मिक्सचर नमकीन खाई होगी, है ना। एक नमकीन आते हैं मिक्सचर करके, तो उसमें क्या रहता है, आप सभी लोग जानते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें, अलग अलग प्रकार के जो कण होते हैं वो उसमें मिक्स होते हैं, है ना। यानी कि मिश्रण में क्या होता है, जहां पर एक से ज्यादा प्रकार के जो कण हैं वो पाए जाते हैं, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, उसका मिक्सचर कहते हो। हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रण। तो बेसिकली परिभाषा भी यही होती है, देखो यहाँ पे यही लिखा है, अगर आप परिभाषा देखो मिश्रण क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनिश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं तो इस प्रकार बने पदार्थ को मिश्रण कहते हो, ठीक है। जैसे कि मिक्सचर नमकीन का बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, सभी लोगों ने खा रखा होगा, है ना। नहीं खाया तो भाई आज खरीद के खा लेना, काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जब भी आप दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस अनुपात में लेके चल रहे हो, मतलब कि बराबर लेके चलो, दोनों को बराबर बराबर मान मिलाना है, कोई ज्यादा है कोई कम है, से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज दो चीजें मिक्स हो रही हैं वो मिश्रण होता है। सिंपल सी चीज है, ओके। यानी ऐसे में हम कह सकते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं वो मिश्रण है। जैसे कि देखो एक मिश्रण नमकीन में बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें काजू भी होता है, किशमिश भी होता है, इसके अंदर इसमें बेसिक जो मसाले हैं वो भी इसमें मिक्स होते हैं, और अलग अलग प्रकार के मसाले होते हैं। इसका बेसिक भुजिया भी होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, मटर भी होता है ना। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं, तो सब मिक्स हो जाता है, उसको मिश्रण बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, वैसे बेसिक आइडिया के तौर पे शुद्ध पदार्थ बेसिकली होता है जहां पर, देखो शुद्ध पदार्थ में क्या होता है, जहां एक प्रकार का कण पाया जाता है, जहां एक ही प्रकार का कण हो, जहां पर ओनली एक ही प्रकार का कण पाया जाएगा, बहुत सारी चीजें मिक्स नहीं होती हैं, एक ही प्रकार का कण रहेगा, चाहे बहुत सारे आ जाएंगे लेकिन रहेंगे सारे एक जैसे ही, तो वो आपका शुद्ध पदार्थ होता है, वो प्योर बोलते हैं उसे, इंग्लिश में कहते हैं प्योर सब्सटेंस। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर, ठीक है। मिश्रण में क्या होता है, यहां पर एक से ज्यादा प्रकार के, एक से ज्यादा प्रकार के कण यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो आपका मिश्रण हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें अगर मिश्रण की, तो बेसिक डेफिनेशन तो क्लियर है कि मिश्रण होता क्या है, आइडिया मिक्सचर नमकीन से लेकर के चल सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब ये जो मिश्रण होता है ना, बेसिकली देखो ये दो प्रकार का होता है। अगर हम बात करेंगे, अब देखो चलो मैं फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाते हुए चलता हूँ, ठीक है, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा, ठीक है। मिश्रण की बात करेंगे तो देखो ये दो प्रकार का होता है हमारे पास, ठीक है। एक तो होता है आपका समांगी मिश्रण, ठीक है, एक होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी और विषमांगी मिश्रण इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। अच्छा, समांगी का मतलब क्या, देखो मैंने जैसे बोला ना कि केमिस्ट्री में आपको कभी भी समझना कोई वर्ड, उसको हमेशा दो हिस्सों में विभाजित कर लो, जैसे संधि विच्छेद करते हैं ना, बिल्कुल वैसे, तभी। और ऐसे में दोनों वर्ड का मतलब अलग अलग देख लो। लेकिन समांगी का मतलब क्या है, समांगी बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बनता है, सम प्लस अंगी, और मिश्रण तो है मतलब समान अंग वाला मिश्रण। यानी कि कैसा मिश्रण, जहां पे आपने पदार्थों को मिक्स तो किया है लेकिन वो पूरा जो मिश्रण बना है उसमें सभी का जो संगठन है वो सब जगह पर समान हो, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे कि देखो एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, ओके, फिर इसकी परिभाषा जो यहाँ पे लिखी हुई है वो हम देखेंगे, ठीक है। पर पहले एग्जांपल, आप क्या करो, आपने एक गिलास पानी लो, ठीक है, उसमें एक चम्मच चीनी डालो और मिक्स कर दो। अब मैं चाहता हूँ पानी को आप पियो, अब पानी को आप ग्लास के एक साइड से पी के देखो चाहे दूसरे साइड से पी के देखो, हर बार आपको टेस्ट समान आएगा, है ना। अगर मान लो उसी में आप स्ट्रॉ डालोगे और तब पियोगे तब भी आपको टेस्ट समान आएगा। तो ऐसा क्यों, इसका रीजन यही है कि जो चीनी है वो पूरे पानी में बिल्कुल समान रूप से घुल गई है। तो ये जो मिश्रण है जहां पर दो या दो से अधिक पदार्थ समान रूप से मिल जाते हैं, बिल्कुल समान रूप से, हर जगह पूरी जगह पर जो संगठन बना है वो हर जगह समान है, वो एक समांगी मिश्रण कहलाता है। तो ये चीज को यहाँ पे लिख रही है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, यही लिखा है कि वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान हो वो समांगी मिश्रण। जैसे कि देख सकते हो नमक या चीनी का जो पानी होता है वो समांगी होता है ना, क्योंकि वहां पे वो पूरी तरीके से घुल जाता है। इसी प्रकार से आप चाहते हो डेटॉल ले सकते हो, डेटॉल की जो बूंद को पानी में डाला जाता है तो वो पूरे पानी में वो समान रूप से घुलती है, तो वो एक समांगी मिश्रण हो गया। मिला तो है, दो चीजें मिलेंगी ये तो फिक्स है, कम से कम दो, ज्यादा भी मिल सकती है, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास में नमक ही डालो, उसमें आप चीनी भी डाल दो, आप उसमें एक बूंद नींबू का रस भी डाल दो, पूरी शिकंजी बना लो भले आप, तो भी क्या हो जाएगा, वो भी समांगी मिश्रण बन जाता है। बस वो पूरे तरीके से समान रूप से घुलना चाहिए, दैट्स इट, ओके। अच्छा, कुछ बातें अगर बात करें समांगी मिश्रण की, तो देखो क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है कि जो समांगी मिश्रण होता है उसमें कणों को आंखों से नहीं देख सकते। एक बार चीनी के कण को अलग से देख सकते हो, लेकिन जब चीनी के कण को पानी में डाल देते हो तो क्या चीनी के कण को देख पाते हो,
तब उसे नहीं लिख पाते, क्योंकि वो जो कण होता है ना वो उस द्रव के भी, देखो असली बात हम जानते हैं, भले चीन पानी है द्रव है तो द्रव के कणों के मतलब रिक्त स्थान थोड़ा तो होता ही है। तो चीनी का जो कण है ना वो बहुत छोटा होता चला जाता है, वो टूटता चलता है, छोटा हो जाता है और वो उस रिक्त स्थान में आकर के बैठ जाता है, जिससे आप उसे देख नहीं पाते हो। तो इस चीज को वापस देखा नहीं सकता, वही वाली बात है। लिखिए दूसरी बात, क्या लिखिए कि अवयवी कणों को आसानी से पृथक नहीं कर सकते। मतलब मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई, तुमने चीनी को पानी में डाल दिया, अच्छी बात है। अब मैं बोला कि चीनी को पानी से अलग करके बताओ, दिमाग खराब हो जाएगा भैया, ये कैसे किया जाए, ये तो मुश्किल टास्क है कि भाई चीनी को पानी से कैसे अलग करेंगे, है ना। तो बहुत सारे तिगड़म लगाओगे कि हाँ भाई किसी न किसी तरीके से हो जाए। मैं नहीं कहता कि पृथक नहीं हो सकते, पृथक हो सकते हैं, बस आसानी से नहीं हो सकते कि आप ये बोलो कि भाई आपने चीनी पानी को छाना और चीनी और पानी अलग अलग हो जाए, ऐसा तो होने से रहा, है ना। तो वही चीज, इसके लिए फिर आपको अलग अलग विधियां लगानी पड़ेंगी, जैसे कि वो चीनी का क्रिस्टल वापस अलग हो जाए, ठीक है। तो ये आसान टास्क नहीं है, हो सकता है बस आसानी से नहीं हो सकता। तो ये कुछ बात है जो बेसिक ऑब्जर्वेशंस पे आप नॉर्मली देखते हो कि डेली लाइफ में ये चीज कर सकते हो, है ना। अच्छा, तो एक तो मेरा समांगी हो गया, दूसरा मेरा कौन सा था, विषमांगी, मतलब विषम अंग वाला। तो इसका मतलब तो समझ गए, सम का अपोजिट विषम ही होता है। मतलब कि जहां एक तो समांगी में क्या था, आपके जो मिश्रण है बना है वो हर जगह से समान है, बिल्कुल सभी घटक जितने भी पदार्थ है वो बिल्कुल समान रूप से पूरे संगठन में उपस्थित हैं सभी जगह पर। लेकिन विषमांगी में क्या होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल में दे सकते हैं, फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्या मुझे कोई भी एक ऐसा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण दे सकते हो, जल्दी से कमेंट करिए प्लीज फटाफट से, ठीक है। फिर मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा, एग्जाम्पल से चीज याद रखेंगे, सिंपल सी चीज है, एग्जाम्पल से जितना करोगे ना चीजें उतनी क्लियर होती चलती है ना। चलिए फटाफट से विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल जल्दी से, कोई ना कोई तो पता होगा, देखो पता है तो फटाफट आंसर देना है, और नहीं पता तो कोई बात नहीं है, पर नो जरूर लिखना है कमेंट में, ठीक है। कि चलो नहीं पता है, मैं बता दूंगा, उसकी चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ कमेंट्स फटाफट से आने चाहिए सभी बच्चों के, जल्दी से बताइए, जल्दी से। हाँ, तो जल्दी से बताइए भाई क्या इसका आंसर आएगा। कोई भी एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, नो कमेंट कर दो, ओके। लेकिन आंसर देना आना चाहिए, ठीक है। आप जितना कमेंट करोगे उससे पता चलता है कि हाँ भाई आप कितने एक्टिव हो, कितना चीज समझ रहे हो। इट नॉट जस्ट कि मैं केवल मैं बोलूं, पर इससे ज्यादा बढ़िया है क्या कि आप मुझे जवाब दो, है ना। चलिए फटाफट से जल्दी से बताइए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सोच लो, नहीं पता चलो ठीक है मैं जवाब दे दूंगा, बता दूंगा मैं, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा अपने को सोचना चाहिए, है ना। कोई भी आंसर दे सकते, कोई भी। और विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, एक नहीं है, बहुत सारे, डेली लाइफ में भी बहुत से एग्जाम्पल है। ये क्या, वाटरमेट, ये क्या है, वाटरमेट क्या होता है, वाटरमेट, अच्छा वाटर मिल्क लिखना तो नहीं चाह रहे आप, कहीं गलती से कुछ गलत लिख लिया हो, हाँ अच्छा वाटर और मिल्क बोलना चाह रहे होंगे मे बी आप आरोही, हाँ चलो ठीक है। मैं एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ, चलो ये भी ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, रेत और पानी का एग्जांपल, है ना। देखो तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं रेत और पानी का। देखो होता है कि रेत और पानी में आप एक काम करना, एक ग्लास लेना और उसमें रेत डाल देना, आपको क्या देखने को मिलेगा, आप उसे ऐसे घोलोगे तो क्या होगा, कुछ रेत ऐसी होगी जो नीचे बैठ जाएगी, इस प्रकार से नीचे बैठ जाएगी। कुछ रेत ऐसी होगी जो हल्की हल्की बीच में पानी में तैरेगी और बहुत पतली सी परत ऊपर की तरफ एक हल्की सी रेत की लेयर अलग रह जाती है। तो क्या आपने जो रेत डाली है पानी के अंदर, क्या वो पूरे पानी में समान रूप से मिल गई, ऐसा तो नहीं हुआ भाई साहब, कहीं पर नीचे बहुत ज्यादा है, ऊपर तो बहुत ही हल्की हल्की सी है। तो ये क्या समांगी मिश्रण बना, नहीं, ये जो मिश्रण है जहां पर दो पदार्थ समान रूप से नहीं मिल पाए, सभी जगह पर संगठन समान नहीं है, वो बेसिकली मेरा एक विषमांगी मिश्रण हो जाता है। तो यहाँ पे ये लिखा है, जिस मिश्रण में के विभिन्न विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो, अलग अलग, ऊपर अलग है, बीच में अलग है, नीचे अलग है ना, समान रूप से आपकी रेत पानी में नहीं मिल पाती है, तो वह विषमांगी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने बोला अगर दूध और पानी की बात करेंगे तो दूध और पानी का जो मिश्रण है वो कायदे से आपका समांगी में कांड हो जाता है, ओके। पर हाँ यहाँ पर एक चीज देखनी पड़ती है कि ना आपको, कितना दूध है कितना पानी वाली बात भी है। अगर केवल प्योर दूध होता है ना तो वो आपका समांगी से में चला जाता है, ठीक है। लेकिन पानी जब मिलाया जाता है, पानी नॉर्मली होने का सार्वत्रिक विलायक होता है। वैसे पानी एक ऐसी चीज है जो अपने अंदर सब कुछ घोलने की क्षमता रखती है। तो समय के साथ लेकिन ये भी आपको देखने को मिलता है कि भाई जब दूध को आप ऐसे काफी टाइम के लिए छोड़ देते हो तो वो दूध फिर विषवांगी बन जाता है। क्यों? अगर ऊपर की तरफ मलाई बन जाएगी, ऊपर का जो दूध होगा वो हल्का हल्का होगा, नीचे वाला दूध थोड़ा गाढ़ा सा हो जाता है ना, तो वो आपका फिर विषवांगी हो गया इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, वैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आप पर हाँ ध्यान रखना आपका वो प्रॉपर एक विलियन बनना चाहिए, ओके। विलियन वो तब भी बनेगा, ठीक है, कि मिश्रण पूरा पूरा बना है,
ठीक है। अच्छा, अब देखो विषमांगी की जैसे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अब देखो आगे की बात क्या आती है, मतलब मिश्रण की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर देखो अगर बात करेंगे जैसे समांगी में क्या था, आप कणों को आंखों से नहीं देख सकते थे, एक बार हमने विलय कर दिया तो विलय के कणों को आप नहीं देख सकते, लेकिन यहां पर अगर देखा जाएगा तो कणों को आंखों से देखा जा सकता है। और बहुत ही सिंपल सी बात है, एक बार अगर आप रेत को पानी में डाल दोगे तो क्या रेत दिखती नहीं है क्या? रेत तो तब भी दिख रही होती है, अगर वो इतने छोटे आकार के उसके कण नहीं होते हैं इसलिए, ठीक है। तो आंखों से देख सकते हो विषमांगी में। और दूसरी बात क्या भी आता है, देखो यहाँ पर आप कणों को इजिली पृथक नहीं कर सकते थे, अलग नहीं कर सकते, और यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और आई थिंक इस एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा, अगर यहाँ पे मैं केवल छलनी का भी यूज करूंगा तो क्या होगा, रेत तो छलनी में बैठ जाएगी और पूरा पानी बह जाएगा, रेत और पानी अलग हो जाता है। तो यहाँ पर पृथक्करण काफी ईजी है, पर समांगी में इतना ईजी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वही वाली बात है यहाँ लिखी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक जो पूरा वर्गीकरण है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपने इस फ्लोचार्ट में भी देखा था। तो हमारा एक पार्ट तो देखो पूरा भी हो गया, इतना ही सही था, बहुत ईजी पार्ट। तो मिश्रण हो गया, समांगी और विषमांगी हो गया, दैट्स इट, इतना ही था, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ। देखो यहाँ पर थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी, यहाँ पे ज्यादा अच्छा पड़ाव जो मुझे लगता है ना वो शुद्ध पदार्थ का लगता है, प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर। अब ये क्या होता है, देखो जैसे कि मैंने बताया मिश्रण में क्या था, मिश्रण में ये था कि यहाँ पे एक से ज्यादा प्रकार के कण आ जाते थे तो वो मिश्रण है ना। शुद्ध में क्या होता है, एक ही प्रकार के कण रह जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो पहले एक पॉइंट आता है हमारे पास, बहुत ध्यान समझना। नॉर्मली वैसे दिमाग में आपके आया था, जैसे कि मैंने बोला था कि शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ होना चाहिए था, लेकिन अशुद्ध पदार्थ होता क्या है कि आपके पास कोई चीज प्योर है, केवल एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, और उसमें मिलावट हो जाए किसी और चीज की तो उसे आप अशुद्ध पदार्थ कहते हो, है ना। लेकिन मिश्रण भी तो वही है, दो या दो से ज्यादा चीजें तो मिल गई ना, दो चीजें तो मिक्स हो गई, एक चीज अपने आप में तो प्योर थी, दूसरी चीज आ जाएगी तो वो अशुद्धि हो जाती है। तो मिश्रण आप कहते हो, जब आप बोलते हो ना अशुद्ध पदार्थ, जब आप कहते हो अशुद्ध पदार्थ, तो वो होता क्या, अशुद्ध पदार्थ असल में मिश्रण ही तो हो गया, है ना। अशुद्ध पदार्थ क्या है, मिश्रण है, ठीक है। हाँ, बस इसको फिर अशुद्ध क्यों बोलते हैं, ये वर्ड समय इसलिए आता है क्योंकि वो जो आप चीज मिलाने वाले हो इस प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर, शुद्ध पदार्थ के अंदर, वो आपको हानि पहुंचाएगी, या तो आपकी सेहत को या फिर आपको आपके पैसे को, मतलब आपके रुपए कहीं ना कहीं लॉस में जाएंगे। जैसे कि देखो अगर हम शुद्ध पदार्थ का, अगर मैं कुछ एग्जांपल लेके चलो तो क्या आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो जिसको आप मानते हो कि भाई ये चीज आपकी प्योर होती है, कोई भी ऐसी चीज, क्या आपको पता है कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मानते हो कि भाई ये चीज आपकी प्योर है, तो किसको प्योर में काउंट किया जाता है, कोई भी एक एग्जांपल दिया जा सकता है कि भाई ये प्योर होगा। कोई भी डेली लाइफ में देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और बता दो कि केमिस्ट्री में ज़्यादा चीज़ें डेली लाइफ में बहुत चलती हैं, तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते हो ना अपने आसपास की चीज़ों पे, तो आप इन चीज़ों का बहुत ईजिली समझ सकते हो, बहुत ईजिली समझ सकते हो, है ना। चलिए जल्दी से बताइए, कोई एग्जाम्पल पता है जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये तो प्योर है, कि ये तो प्योर होना चाहिए। मैं बताऊँ, आप यहाँ पे ले सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि सोना और आपका शुद्ध पानी, है ना। अगर हम सोने की बात करते हैं, गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, गोल्ड हम लेते हैं, हमने सभी ने पढ़ा होगा कि 24 कैरेट गोल्ड प्योर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं गोल्ड का कोई टुकड़ा उठाता हूं तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि उस पूरे टुकड़े के अंदर केवल गोल्ड के, सोने के ही कण होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अगर मिलावट की जाए तो क्या बोलेंगे, भाई ये सोना शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है, इसमें अशुद्धियां मिलाई गई हैं, ठीक है, जैसे कि कॉपर मिला देते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो वो आपको लॉस देगा। अगर मैंने इसमें कॉपर मिला दिया तो मुझे लॉस मिलने वाला है, भाई मेरा पैसे का तो नुकसान हो रहा है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप को लॉस है तो उसको हम अशुद्धि बोलते हैं, लेकिन कायदे से वो मिश्रण हो जाएगा क्योंकि दो चीजें मिक्स हो गई हैं, ठीक है। इसी प्रकार से शुद्ध पानी की बात करते हैं, प्योर वाटर अच्छी चीज है, लेकिन उसमें अगर थोड़ी सी भी गंदगी आ जाएगी तो क्या बोलोगे, मिश्रण बोल सकते हो, या तो मिश्रण बोल दो, या फिर हम नॉर्मली ये कहते हैं क्योंकि मुझे वो लॉस करेगा, मेरी हेल्थ को खराब करेगा, मैंने वो गंदा पानी पी लिया तो मतलब कि मेरे लिए अशुद्धि है, ठीक है। हालांकि अब देखो कुछ चीज़ अच्छी भी होती है, जैसे कि देखो अगर उसी पानी के अंदर अगर मैं ग्लूकोन डी डाल दूं, गर्मियों का मौसम चल रहा है तो मेरी सेहत को अच्छा करेगा, तो मैं अशुद्धि नहीं बोल रहा हूँ, पर चीजें तो मिक्स हो गई ना। तो अशुद्धि का भाई जब आपको लॉस होता है हेल्थ का और रुपए का,
अगर लॉस हो रहा है तो वो अशुद्धि है, वरना वो चीज़ अच्छी भी हो सकती है। इसलिए सामान्य तौर पे हमें अशुद्ध पदार्थ ना लेकर के हम लेते हैं मिश्रण, वो ज़्यादा सही वर्ड आ जाता है। ओके, ठीक है। तो आप देखो शुद्ध पदार्थ क्या हो गया, जैसे कि मैंने बोला था कि क्या होता है शुद्ध पदार्थ, तो यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है कि कोई पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है उसको आप शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर मैटर कहते हो। ठीक है, पहली चीज तो ठीक है। और तो यहाँ पे यही लिखा है कि शुद्ध पदार्थ में सभी कणों का संगठन समान रहता है, सारे के सारे कण बिल्कुल एक जैसे होते हैं, कोई अन्य दूसरा कण आता ही नहीं है, तीसरा तो छोड़ो दूसरा कण भी नहीं आता है। ठीक है, तो वो आपका प्योर में काउंट किया था कि आपका शुद्ध सोना हो गया या फिर आपका शुद्ध पानी हो जाए, ये आपका शुद्ध पदार्थ होते हैं। ओके, क्लियर है। बशर्ते इनमें तब तक मिलावट नहीं की जा रही। अब चाहे वो मिलावट अच्छे के लिए हो चाहे वो बुरे के लिए हो, कोई भी चीज मिक्स हो जाएगी वो मिश्रण है। जब तक कुछ भी मिक्स नहीं हुआ, एकदम प्योरिटी है, कुछ और दूसरा कण है ही नहीं, तो फिर वह आपका शुद्ध पदार्थ काउंट किया जाता है। ओके, क्लियर है। पहले मुझे यहां तक का बता दीजिए कि यहां तक का पार्ट क्लियर है कि नहीं है। अगर इसके आगे का पार्ट थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा सोचने वाला होने वाला है, इसमें अच्छी थिंकिंग हम करने वाले हैं। ठीक है, तो पर पहले मुझे यहां तक का पार्ट बता दो, सोना चांदी च्यवनप्राश, आई मीन सोना और जल, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? फटाफट से क्लियर हो तो देखो मुझे बस थम्स अप दिखा दो, ठीक है, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, वरना मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेना पड़ जाएगा, आपके थम्स अप का मैं वेट करना पड़ेगा जल्दी से। अगर तो इसमें एक एक चीज़ क्लियर करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शब्दों के लिए अगर क्लियर नहीं कर पाए ना, तो आपको केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आएगा। इवन एनसीईआरटी बुक भी जैसे कहते हैं कि पढ़नी चाहिए होने को, तो पर मैं आपको सलाह दूंगा पहली बात तो एनसीईआरटी मत पढ़ना खुद से पढ़ोगे तो हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। तो आप खुद से नहीं पढ़ना, वो हम पढ़ेंगे क्लास के साथ ही, सारी चीज़ें करी जाएंगी पर क्लास के अंदर पढ़ाई जाएंगी, लेकिन पहले आपको जवाब देते रहना है। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखो, तो ये तो मेरा शुद्ध पदार्थ हो गया। अब देखो शुद्ध पदार्थ की अगर बात करेंगे तो ये जो शुद्ध पदार्थ है ना, असल में देखो ये दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। देखो शुद्ध पदार्थ की बात करेंगे तो ये दो प्रकार से सब विभाजित करते हो। एक तो होता है मेरा तत्व और एक होता है यौगिक। तत्व और यौगिक में शुद्ध पदार्थ को विभाजित किया गया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, भाई तत्व किसको बोलते हैं, यौगिक किसको कहते हैं, यहां पर कंफ्यूजन बनता है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करेंगे तत्व किसको कहते हैं, तत्व कहते हैं कि देखो शुद्ध पदार्थ तो है, चाहे तत्व हो या यौगिक, एक ही प्रकार के कण से मिलकर बनेगा, बशर्ते वो कण है क्या। अगर वो कण परमाणु है तो वो तत्व होता है, और वो कण अगर अणु है तो वो यौगिक होता है। कैसे देखो, डेफिनेशन देखो, यहाँ पर क्या लिखा, शुद्ध पदार्थ में कण क्या लिखा हुआ है, परमाणु या अणु के रूप में हो सकता है, या तो कण परमाणु होगा या वो कण अणु होगा, सबसे छोटा तो वही होता है ना। तो तत्व किसको बोलते हैं कि जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है वो तत्व होता है, और जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बनता है वो यौगिक होता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स में आपको चीजें और चीजें क्लियर होंगी। सोने को मैं तत्व कहता हूँ क्योंकि सोना में परमाणु होता है। सोने का परमाणु कौन सा होता है, आपका Au होता है ना, गोल्ड को Au बोलते हो ना, तो Au क्या है, मेरा परमाणु का सिंबल हो जाता है, ये तो परमाणु होता है ना, Au परमाणु है, जब तक वो किसी और से जुड़ा हुआ नहीं है वो परमाणु रहता है, तो ये परमाणु है हमारे लिए। Cu कॉपर तत्व होता है। आयरन लोहे को आप तत्व कहते हो क्योंकि वो केवल उसमें आयरन के लोहे के परमाणु पाए जाते हैं, इसलिए वो तत्व है। लेकिन जल हमारा क्या है, जल पानी, पानी मेरा तत्व नहीं होता। आप बोलते पानी यौगिक होता है, आपने ऐसा बोला भी होगा छोटी क्लासेस में। पानी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, H2O, और H2O बेसिकली अणु होता है। ठीक है, तो जब बहुत सारे H2O के कण साथ में आ जाएंगे तो उसका आप यौगिक बोल देते हो, समझे। तो यौगिक बेसिकली हम कहते हैं पदार्थ है, मतलब पदार्थ का मतलब बहुत सारे कण हैं उसके अंदर, लेकिन सारे के सारे कण एक जैसे, तो वो शुद्ध तो हो गया। लेकिन वो कण अगर परमाणु वाला है, केवल परमाणु से मिलकर बन रहा है, ओनली एक ही प्रकार के परमाणु होंगे एक ही पदार्थ के, तो वो आपका तत्व हो जाता है। लेकिन वहां पर अगर अणु आ रहे हैं साथ के साथ, बहुत सारे अणु आ जाए सेम, तो क्या वो यौगिक हो जाए। CO2 मेरा यौगिक है, अगर CO2 अणु है, तो अगर बहुत सारा धुआं एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, क्या बोलेंगे भाई धुआं यौगिक है। ठीक है, क्योंकि CO2 उसके अंदर आएगा, बहुत सारे CO2 आ जाएंगे पर CO2 अणु है, इसलिए वो यौगिक कहलाया जाता है। ठीक है, CO2 का तत्व नहीं कहते कभी भी, हाँ आप इनको तत्व बोलते हो। आपको याद होगा जैसे कि एक चैप्टर हमारे पास आएगा, आवर्त सारणी का एक चैप्टर आता है, जिसमें हमने ये पढ़ा भी होगा, छोटी क्लास में शायद हमने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कि हमारे पास आज के टाइम पे 118 तत्व पाए जाते हैं। तत्व का मतलब क्या है, वो अकेला प्रकार का परमाणु से मिलकर बनने वाला पदार्थ, एक ही प्रकार का परमाणु है और वही सारा पदार्थ बना रहा है, दैट्स इट। मतलब बहुत सारे एक ही प्रकार के परमाणु एक जगह करके बैठ गए तो वो क्या आपका पदार्थ, वो आपका तत्व हो जाता है। लेकिन बहुत सारे अणु एक जगह करके बैठ जाए तो वो यौगिक हो जाता है। तो ये बेसिक अंतर होता है।
ओके अच्छा, अब पॉइंट ये भी आता है कि परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है, अब इसको भी थोड़ा क्लियर कर लो, क्योंकि ये भी जरूरी है जानना। देखो परमाणु के बारे में तो थोड़ा बहुत चलो हमने जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, कि परमाणुओं को बेसिकली पदार्थ के मूल कण के रूप में परिभाषित कर दो, जो सबसे छोटा कण है। जैसे हम बोलते हैं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसमें तत्व के सभी गुण होते हैं, विद्यमान होते हैं। और वाली बात है, तत्व किससे मिलकर बना है, परमाणु से। तो कोई तत्व जो गुणों का प्रदर्शन कर रहा है, बेसिकली वही गुण उसके परमाणु के होंगे भाई ना। जैसे बनाने वाला है वैसे ओवरऑल बनने वाली चीज बनेगी ना। अब सोने के अंदर अगर सारे परमाणु सोने के हैं, हम जानते हैं सोना चमकता है, मतलब सोना कीमती होता है, सोना चमकता है कहीं ना कहीं, तो सोने के परमाणुओं की वजह से वो सोना दिख रहा है ना पूरा। उसके अंदर बहुत सारे सोने के छोटे छोटे परमाणु हैं, वो सब आपस में इकट्ठे आ जाते हैं तो हमें आंखों में दिख जाते हैं, वही वाली बात है। तो परमाणु और तत्व के गुण समान होते हैं, हम ये कह सकते हैं, सिंपल सी चीज, ठीक है। इसके अलावा अणु क्या है कि एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणु आकर्षण बल, जिसको आप क्या बोलते हो, रासायनिक बंध बोलते हो, द्वारा एक साथ बांध कर अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं अणु कब बनता है, जब छोटे छोटे परमाणु या जो भी परमाणु है, समान असमान जो भी है, आपस में मिल जाए और रासायनिक बंध के द्वारा जो एक प्रकार का आकर्षण बल होता है द्वारा जुड़ जाए, उसको आप अणु कहते हो, उस कण को आप अणु कहते हो। यानी परमाणु मिलकर अणु बनाता है। ओके जैसे कि देखो एक सिंपल एग्जांपल लेकर के चलते हैं, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि देखो मुझे पता है जैसे कि हाइड्रोजन है अकेला, चलो अकेले डायग्राम में समझते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि देखो ये जो डायग्राम है इस पर थोड़ा सा फोकस करो, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और ये एनसीईआरटी से उठाए हुए बात है, तो आप इसको वहाँ पर भी देख सकते हो, पर बात वही है कि सारी एनसीईआरटी क्लास में कवर होगी। एक एक चीज जो भी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी डायग्राम्स, हर वो छोटी छोटी चीज आपके लिए कवर करवाई जाएगी क्लासेस के अंदर, तो इतना भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हम यहाँ पे देख पाए, देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम, सारे परमाणु लिखे हुए हैं। परमाणु क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखो अब तक ये किसी और से जुड़ा हुआ नहीं है। चीज बड़े को नोटिस करो, क्या लिखा है, विभिन्न प्रकार के परमाणु। कोई चीज परमाणु तब तक रहती है जब तक वो कण किसी और समान या असमान प्रकार के अन्य कणों से ना जुड़ा हो। जब तक वो अकेला है वो परमाणु है, मतलब परमाणु तरीके से मान लो सन्यासी, ठीक है। सन्यासी का क्या होता है, सन्यासी का कोई वास्ता तो है नहीं जीवन से, मतलब अन्य लोगों से, जीवन से तो है, जिंदा तो है ही कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ भाई अन्य सारे मोह माया त्याग करके, सारे परिवार सबको छोड़ छाड़ के वो अकेला कहीं तप कर रहा होता है, ठीक है। तो उसको मतलब नहीं, तो वो परमाणु है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन जो बंदा घर पर रहते हैं वो क्या, वो सब अणु है, क्योंकि वो और लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, किसी ना किसी एक आकर्षण बल की वजह से वो आपस में और लोगों से जुड़े रहते हैं, एक जुड़ाव रखते हैं, एक लगाव रखते हैं, तो वो क्या है, वो मिलकर के एक अणु बनाता है, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे देखो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ये किसी से नहीं जुड़ा, तो क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का एक परमाणु लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का एक दूसरा परमाणु, एक अन्य परमाणु है, हम दोनों को जोड़ रहे हैं। दोनों परमाणु जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, समान प्रकार के दोनों परमाणु है, जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, इस प्रकार से H2 बनेगा ना। तो ये देखो क्या है, यहाँ पर देखो अणु बढ़ा गया। तो अणु कब आया, जब परमाणु जुड़ गए, ओके, तब अणु आता है। चाहे दो परमाणु जुड़े हैं, लेकिन अगर जुड़ गए तो वह अणु है। समान जुड़े असमान इससे फर्क नहीं पड़ता। ये समान का एग्जांपल था, असमान का ले लो। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख लो कि भी हमारे पास, जैसे आप इधर लिख लेते चलो, जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन लेके चलना है, तो क्या बनेगा आपका H2O बन जाता है। तो H2O क्या है, मेरा अणु हो जाता है इस प्रकार से। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ H प्लस H प्लस O। यहाँ पर एक हाइड्रोजन का परमाणु, ये क्या, दूसरा परमाणु हाइड्रोजन का ये रहा, और ये एक ऑक्सीजन का परमाणु है, जुड़ा हुआ नहीं है, मिलकर के H2O बन गया, वो क्या आपका अणु है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन परमाणु मिलकर अणु बना रहे हैं। तो अगेन संख्या से फर्क नहीं पड़ता है कि कितने परमाणु जुड़ रहे हैं, कितने भी जुड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो जुड़ गए तो तुरंत अणु बनाएंगे, तो उसको अणु बोला जाएगा, उस कण को अणु बोलोगे आप। जब तक तो एकदम अकेला है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो आपका परमाणु है, ओके। जैसे कि तो यहाँ पे एक एग्जांपल और ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है कि ऑक्सीजन का देखो यहाँ पर एक परमाणु ये रहा, एक अन्य परमाणु ये रहा, मिलके देखो O2 अणु बनाया, तो O2 अणु है और अकेला ऑक्सीजन परमाणु है। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको कोई भी शब्द ऐसा अकेला मिल जाए जहां पर वो किसी और के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, समझ जाओ वो परमाणु है। और किसी से भी जुड़ जाए, चाहे स्वयं से जुड़ जाए, वो अणु है, ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला, अगर एनसीईआरटी बुक भी कभी रीडिंग करते हो ना, ध्यान रखना कहीं पे अकेला H लिखा हुआ है तो समझ जाना इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन परमाणु। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये बेसिकली आपका हो जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ H2 तो ये क्या हो जाएगा मेरा, हाइड्रोजन का अणु, ये हाइड्रोजन का अणु हो जाता है। तो अब आप क्लियरली फर्क देख सकते हो, ठीक है। तो अगर कहीं पे लिखा है हाइड्रोजन परमाणु, मतलब वो अकेला है, वो कण किसी से जुड़ा हुआ नहीं है।
पर बोला जाए हाइड्रोजन का अणु, मतलब वो आपस में खुद से जुड़ गया होगा, तो H2 अणु बन जाता है इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, वैसे अणुओं के एग्जाम्पल तो बहुत सारे ले सकते हो, जैसे कि H2O भी अणु है, आप HCl ले लो, आप CO2 ले लो, आप चाहे बड़ा फॉर्मूला ले लो H3S क्या बोल सकते हैं H2SO4 ले लो, ठीक है। या फिर आप ले लो कोई कार्बनिक अणु ले लो C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ना। तो आप कुछ भी ले लो, ये सब अणु है, ये सब के सब क्या है आपके अणु, ठीक है। और यही अगर बहुत सारे अणु एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो इसको आप यौगिक भी बोल दोगे, ठीक है, शुद्ध उस पदार्थ के तौर पे। पदार्थ में ध्यान रखें, जब हम पदार्थ शब्द लेते हैं ना तो वहां पर हम बहुत सारे कणों को एक ही जगह पर है ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो पदार्थ में काफी सारे कण आ जाते हैं, पर वो सारे के सारे कण एक जैसे होंगे तो वो आपका यौगिक हो जाता है, ठीक है, अणु के तौर पे। और परमाणु है तो बेसिकली आपका तत्व हो जाता है। ओके, सो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर आता है, क्लियर है। तो पहले फटाफट से मुझे बता दो यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। तो ये बेसिकली आपका वर्गीकरण होता है, पहले थोड़ा वर्गीकरण जानना जरूरी है, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया, ये भी कर लिया और हमने ये भी कर लिया। ओके, तो पहले मुझे बताइए क्या यहाँ तक का पार्ट क्लियर है, यस और नो? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, फटाफट से जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। ओके, मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ, कोई भी वर्ड अगर पूछना हो तो अभी भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आराम से, मैं आपको पूरा टाइम है आपके पास, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके। हाँ, तो मैं देख सकता हूँ कि सारे कमेंट्स आ रहे हैं लगातार। ओके, क्लियर है, बहुत सही है, नाइस। ओके, एंड बाकी सभी लोग भी एक बार फटाफट से जिन्होंने कमेंट नहीं किया फटाफट से कमेंट कर दो एंड मुझे बता दो, ताकि मुझे पूरा आइडिया मिल जाए कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। और ध्यान दो ये शब्द बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अभी हम छोटे से कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आप कितना समझ पाए फिर उसे पता चलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस वाली चीज़ को थोड़ा देखना ही थोड़ा ज़रूरी है, तो घर पे इसका रिवीजन जरूर करना है अपने को, ठीक है। अब देखो, अच्छा देखो, अब कुछ बातें और भी आती हैं, चलो वो भी थोड़ा सीखते हुए चलो, कुछ बेसिक चीज़ें और अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या देखो समझो, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि एक यौगिक व विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं और यह अनुपात एक यौगिक की विशेषता होती है। अब इस वर्ड का मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है देखो समझो, जब हम बात करते हैं यौगिक, देखो जब कहना है अणु बेसिकली परमाणु से मिलकर के बनता है, लेकिन यौगिक तत्वों से मिलकर बनता है। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकते हो कि देखो हम ये बोल रहे थे कि मेरे पास परमाणु है, परमाणु अगर आपस में मिलेंगे, मतलब बहुत सारे परमाणु अगर आपस में मिलते चले तो क्या बनेगा आपका, तो ऐसे में आपका अणु बनता है। लेकिन ये छोटे छोटे एक एक कणों की बात करें, एक एक परमाणु का छोटे छोटे कण, दो दो तीन तीन कण आपस में मिलकर बना रहे हैं। लेकिन अगर यही परमाणु बहुत अधिक मात्रा में आ जाएगा तो उसका तत्व बोल दोगे। तो परमाणु की जगह पर अगर पदार्थ के शब्द में देखा जाए, अधिक मात्रा में देखा जाए, तो उसका तत्व कह देते हो। तो बात तो एक है ना, तो तत्व अगर आपस में जुड़ रहा है तो एक ही बात, तो परमाणु जुड़ रहा है तो अणु बन रहा है, तो तत्व जुड़ेगा तो क्या बनेगा, उसका यौगिक ही बनेगा। ऐसे क्योंकि हम जानते हैं अगर परमाणु अणु बनाएंगे, सारे के सारे परमाणु मिलकर अणु बना रहे हैं तो बहुत सारे अणु बन जाएंगे सेम, तो ऐसे में क्या बन जाएगा आपका, तो उसको यौगिक ही तो बोल दोगे। तो ये बात एक ही होती है, ठीक है। अब बात ये आती है, क्या लिखा है कि जब तत्वों के परमाणु जुड़ने वाले हैं तो एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो एक विशेष प्रकार का यौगिक बनता है। जैसे कि देखो, अगर एक सिंपल से एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्या कि जैसे कि आपको पता हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन ये मिलकर के आपका जल बनाते हैं, ठीक है, जो कि आपका एक यौगिक आपका रह जाता है। आपको पता है ये हमेशा 2:1 में जुड़ने चाहिए। हाइड्रोजन हमेशा 2 होना चाहिए डबल, ऑक्सीजन 1 होना चाहिए। तो आपको पता है हमेशा H2O बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। और ऐसे में अगर मान लो ये अगर 2:2 में जुड़ेंगे तो ऐसे में आपका H2O2 बनेगा, जिसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड। जिसको कि आप हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हो, ठीक है। और ये एक अलग प्रकार का यौगिक है। आपको पता है जल पी करके आप जिंदा रहते हो, आप हाइड्रोजन परऑक्साइड पियोगे आप मर जाओगे, क्योंकि ये विषैला होता है, ठीक है। तो इसलिए हर बार जब भी आप तत्व जुड़ते हैं, और आप तत्व जुड़ने मतलब उनके अंदर के परमाणु जब जुड़ेंगे और यौगिक बनेगा या अणु का निर्माण होता है, जब भी हो वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है और वो अनुपात फिक्स है। अनुपात बदलोगे तो बनने वाला यौगिक बदलेगा। मतलब इसका मीनिंग वही होगा ना कि जो परमाणु जिस संख्या में जुड़ने चाहिए थे, अगर वो संख्या ही बदल दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि भाई आपका बनने वाला पदार्थ भी बदल जाएगा। वो वाली चीज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये भी लिखा है कि साथ ही एक यौगिक के गुण
उसके घटक तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। ठीक है, कि यौगिक के गुण और उसके जो घटक तत्व जिससे वो मिलकर बन रहा है वो तत्व, उनके गुणों से उनके गुण अलग अलग हो सकते हैं। देखो कैसे, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, याद रखना। हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे। हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है। आपको पता है हाइड्रोजन का उपयोग एज ईंधन के तौर पर भी हम लोग करते हैं। आज के टाइम पे हम धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं एक अच्छे इको फ्रेंडली पर्यावरण की ओर जाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे ईंधनों का उपयोग ना करें जिससे कि CO2 बनता है ना, क्योंकि उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपके पास ओवरऑल पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है सब चीज़ों से, है ना। तो अब ऐसे में क्या हम हाइड्रोजन को ऐसा ईंधन के तौर पे उपयोग में लेने का देख रहे हैं। इसके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं कि भाई इसको अच्छे तरीके से यूज़ में लिया जा सके, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल टास्क है, इसलिए अभी तक यहाँ पे रिसर्च इस पर चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन गैस काफ़ी अच्छा ईंधन है, और अगर ये जलेगा तो जलने के लिए हमें क्या पता है, हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए। ये ईंधन है, ये जलने वाली चीज़ है, ये जलती है, और ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में चीज़ें जलाई जाती हैं, ये जलाने में मदद करती है। लेकिन इन दोनों के मिलकर बना जो मिश्रण है, जो कि अगर पानी होता है, वो उसी आग को बुझाता है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका यौगिक हो गया, ये बेसिकली क्या हो गया आपका यौगिक हो गया। तो यहाँ पर फिर हमारे पास ये सीखने को मिलता है कि भाई ये जलने वाली गैस हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलाती है, लेकिन इनसे मिलकर बना यौगिक जल उसी आग को बुझाता है। तो एक सिंगल लाइन में से याद रख सकते हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, वो तो तत्व हो गए हमारे पास, है ना। लेकिन H2O जल क्या हो गया, वो तो मेरा यौगिक हो गया। तो क्या इसका गुण स्टार्टिंग वाले तत्वों के गुण के समान था? ऐसा बिल्कुल नहीं है, अलग अलग गुण है। ओके, तो ये चीज हमारा यहाँ पर आता है। तो जलने वाली गैस, ये जलाने वाली गैस, पर इन दोनों से मिलकर बना यौगिक H2O बुझाने के काम आता है। ओके, सो इस तरीके से आप इसे आराम से याद रख सकते हो, और ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से जस्टिफाई हो जाता है। ठीक है, मैं बता दूं इसको मैं इतना फोकस क्यों करवाता हूँ छोटी छोटी बातों को, इसका रीजन यही है कि आपके पास जेई के अंदर अगर बात करेंगे तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, जहाँ पर अगर कोई ऐसे टिपिकल स्टेटमेंट दे दे जहाँ पर अगर थिंकिंग आ जाए तो आप उसमें फंस सकते हो। पर वही ना कि आप जितना क्लियर रहोगे अपने टॉपिक को, अपने कंसेप्ट को लेते हुए, आपको उतना समझ में आएगा कि हाँ बात तो सही है, लॉजिकल बातें हो रही हैं सारी, कुछ भी इलॉजिकल अचानक से कुछ आता नहीं। ऐसा मेरी क्लास में नहीं, तो अचानक से कुछ भी नहीं आएगा आपके पास। हर चीज़ एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपके पास आएगी, ताकि आपको पता रहेगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। मेरी क्लास में हर क्यों का जवाब आपको मिलने वाला होगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। जितना सुनोगे उतना आपको क्लियर रहेगा। ओके, क्लियर है। अब देखिए, अब थोड़ी सी बात और करते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के कुछ स्पेशल लाइंस हैं, और यहाँ से ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको ये लाइंस मिल जाएंगे, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, थियोरेटिकल लाइंस है, इसे थोड़ा समझना कि देखो रसायन विज्ञान का महत्व हमारे पास कुछ रहता है। क्या महत्व रहता है वो थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। देखो पहली चीज तो क्या है, देखो सिस्प्लेटिन और टेक्सोल करके हमारे पास दो यौगिक होते हैं। ठीक है, इनका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली भी अब याद है, थोड़ी सी चीजें आपको याद भी रखनी है। कहाँ कहाँ याद रखना मैं बताते हुए चलूंगा। जैसे कि ये वाला पार्ट है, सिस्प्लेटिन करके एक यौगिक है और एक टेक्सोल करके एक यौगिक होता है। ये दो यौगिक हमारे पास पाए जाते हैं जो कि कैंसर के उपचार में काफी प्रभावी रहते हैं, यानी कि इनका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, सो आपका देखो यहाँ से आपके पास थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा, कि आपको बताना पड़ेगा, जैसे सीधा सीधा पूछा जाए कि भाई कैंसर के उपचार में प्रभावी औषधि है डैश, 4 ऑप्शन, 4 में से 2 में से 1 का नाम दे दिया जाएगा, 3 और 4 भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और उसमें आपको पहचानना पड़ेगा। तो आपके नॉलेज जितनी ज़्यादा रहेगी उतना आप अच्छे से इस क्वेश्चन को ईजिली टिक कर सकते हो। तो टेक्सोल है और सिस्प्लेटिन होता है। अच्छा कैसे कैसे होते हैं इनके बारे में चलो पूरी नॉलेज आप और ले लीजिए। देखो अगर हम बात करेंगे सिस्प्लेटिन, तो प्लेटिन मतलब इस प्रकार, प्लेटिन मतलब प्लेटिनम का यौगिक है वो। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होता है, एक अकार्बनिक, ये क्या है बेसिकली एक अकार्बनिक यौगिक है। और थोड़ा सा और अच्छे से बताओ ना, तो ये बेसिकली एक प्रकार का उपसह संयोजन यौगिक होता है, जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। पर अभी के लिए तो आपसे ऐसे कह सकते हो कि ये मेरे पास क्या है, एक उपसह संयोजन यौगिक आपका एक होता है। ठीक है, हालांकि हम आगे समझेंगे कि भाई आयनिक यौगिक भी होता है, सह संयोजक भी होता है। कुछ शब्द आपने शायद सुने भी होंगे अपने छोटी क्लासेस के अंदर, ये शब्द आपने नहीं सुना होगा बहुत ज्यादा, पर ये भी आप धीरे धीरे करके केमिस्ट्री के अंदर सीखते हो 11th और 12th दोनों मिला करके। ठीक है, हालांकि इसका तो पूरा चैप्टर भी 12th क्लास के अंदर आएगा, लेकिन अभी के लिए तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आप तब भी सीखोगे। तो बेसिकली हम इतना कह सकते हैं कि भाई एक प्लेटिनम का यौगिक है जिसमें 2 क्लोरीन आते हैं और 2 यहाँ पे NH3, ये बेसिकली फॉर्मूला होता है आपका अमोनिया का। ओके, सो अमोनिया और Cl बेसिकली क्लोरीन होता है, तो इसका एक यौगिक ये होता है।
आई थिंक प्लेटिनम का नाम तो मेरे साथ सभी ने सुना होगा, इसका तो आभूषण बनाने में इसका उपयोग होता है, सोना चांदी प्लेटिनम, तो इसकी काफ़ी अच्छी ज्वेलरी बनती है, काफ़ी महंगी होती है, इवन गोल्ड से महंगी प्लेटिनम पड़ जाता है, ठीक है। तो भाई ओवरऑल बात, प्लेटिनम खरीद लेना महंगा है, पर गोल्ड खरीद लेना, पर गोल्ड भी महंगा बढ़ता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ रही है महंगाई का टाइम पे। कोई नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर देख लेना, इसको खरीद लेना, ये ज़्यादा अच्छा है, ये कैंसर में काम आएगा, इससे महंगा पड़ जाता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, और अगर हम बात करेंगे टेक्सोल की, अगर बात करेंगे तो टेक्सोल अगर देखा तो ये कार्बनिक यौगिक होता है, क्लियरली दिख भी रहा होगा, इतना बड़ा यौगिक है, ये क्या है बेसिकली एक कार्बनिक यौगिक, ठीक है। ये बेसिकली आपका एक कार्बनिक यौगिक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना, इसका पूरा याद करने की जरूरत नहीं है कि इसका पूरा स्ट्रक्चर याद करो, याद नहीं करना है, केवल बताने के लिए कि टेक्सोल एक कार्बनिक यौगिक होता है जो कि जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। हाँ, बाकी इसका याद जरूर रखना, इसका फॉर्मूला मैं बताया था, सिस्प्लेटिन का अगर बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो सब ऐसे देख सकते हो, पीटी Cl2 NH3 का 2, और इसको ऐसे बड़े ब्रैकेट में से बंद कर दो, ठीक है। ये इसकी संरचना, ये इसका फॉर्मूला है, और इसको सिस प्लेटिन कहते हैं। वो सिस बेसिकली एक वर्ड है, मेन तो वर्ड प्लेटिन होता है, पर सिस एक सिस और ट्रांस करके एक समाव्यवस्था आती है, वहां पर आएगा। पर अगेन सारी चीजें आप डिटेल में समझते हो चलोगे, पर अभी के लिए केवल इतना थोड़ा सा पार्ट याद करके रखना, आगे जाके आएगा तो अगेन मैं इसकी बातें करूंगा आगे आने वाले चैप्टर्स में भी, तो ये रिपीट होगा। और तब आपसे पूछूंगा कि क्या आपको बेसिक फॉर्मूला भी याद है, तो फॉर्मूला और इसका मेन उपयोग कहाँ पर है, कैंसर के उपचार में इसका उपयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या मेरे पास एक दवाई और भी है, वो AZT, इसका नाम क्या है, एजिडोथाइमिडीन कहते हैं इसको। इस दवा का इस्तेमाल एड्स रोगियों के उपचार में किया जाता है, ठीक है, एड्स रोगियों की मदद करने के लिए करते हैं। AZT एजिडोथाइमिडीन, ओके, से पूरा इसका शॉर्ट फॉर्म और इसका फुल फॉर्म दोनों दिमाग में रखना, AZT इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा और एजिडोथाइमिडीन ये रहता है, ठीक है। अच्छा, ये कैसा रहता है तो इसको भी देख लो भाई, ये बेसिकली ये संरचना होती है, ये रहा AZT, ठीक है। इसको क्या बोलते हो आप, एजिडोथाइमिडीन कहते हैं, और इसको देखो वैसे तो जीरोविडीन भी कहते हैं इसको, ये भी इसका नाम है, और तो एजिडोथाइमिडीन कह दो या फिर जीरोविडीन कह दो, इसको AZT कहते हैं। और अगेन ये भी क्या है, ये भी बेसिकली क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। अगेन इसकी संरचना भी याद नहीं रखनी, केवल बेसिक नाम याद रखना है, ठीक है, और इसका उपयोग क्या है। अच्छा देखो, वैसे एक चीज बताता हूँ, ये जो वर्ड बनता है ना एजिडोथाइमिडीन, ये बेसिकली थाइमिडीन से मिलकर बनता है, जो कि इसकी संरचना ये है। फर्क कहाँ पर आता है, फर्क केवल एक जगह पर आता है कि देखो यहाँ पर OH होगा और यहाँ पर आपके पास N3 होगा, दैट्स इट, इतना सा फर्क आता है। तो थाइमिडीन से आप एजिडोथाइमिडीन तक पहुंच सकते हो, ठीक है। पर मेनली वो है जिसका उपयोग एड्स के उपचार में करते हैं या एड्स के रोगों के लिए किया जाता है, इसका उपयोग नहीं करते एड्स के लिए, ओके, क्लियर है। ओके, मुझे बता दो भाई ये वाला पार्ट क्लियर है क्या सारा। तो ये बेसिक एक पार्ट था थोड़ा सा जो आपको काफ़ी हेल्प करता है, और देखो ध्यान दो, चीज़ों की जितनी डिटेलिंग पता रहेगी उतना आपको फ़ायदा मिलता रहता है। ओके, क्लियर है सभी को ये वाला पार्ट अच्छे तरीके से। चलिए मैं कमेंट का थोड़ा वेट कर रहा हूँ, और फिर हम चलो आपसे थोड़ा सवाल पूछ ही लेते हैं। चलो अगर क्लियर है तो फिर एक सवाल का जवाब देना है, और आपको बहुत ही बेसिक चीज़ बतानी है, और ये काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाते हो तो। मेरा सवाल बहुत ही सिंपल सा, मेरा सवाल ये है कि H2SO4 के एक अणु में परमाणुओं की कुल संख्या होगी। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, ओके, एंड आई विल सी कि हाँ भाई कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। मैंने बहुत सिंपल सा पूछा है कि H2SO4 बेसिकली एक अणु है, वैसे ये जो फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, आगे आएगा बताते हुए चलेंगे, ठीक। चलो मैं लिख ही देता हूँ, थोड़ी थोड़ी इन्फो जितनी आपको मिले उतना अच्छा है। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है। ये बेसिकली सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है ना। तो H2SO4 का एक अणु मैंने दिया हुआ है, केवल एक अणु है, आपको बताना है इसमें टोटल कितने परमाणु पाए जाएंगे, ठीक है। सो क्या इसका जवाब दे सकते हैं जल्दी से, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का। तो भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसकी इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है, इस चैप्टर के अंदर ये बहुत बार रिपीट होने वाला होगा इसलिए, और ये सिंगल कॉन्सेप्ट कई बार रिपीट होगा,
चलिए बताइए, मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ और आपको इस सवाल का जवाब देना है। जल्दी से बताइए, जल्दी से, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना। मैं कमेंट आपके लगातार देख रहा हूँ, जल्दी से बताइए। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा? चलिए, तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो आपको क्लियरली दिखा, देखो केवल काउंटिंग करनी है। तो आपको पता है H2SO4 है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास यहाँ पे दो, तो देखो ये तो मेरा अणु हो गया बेसिकली, पर अणु तो परमाणु से मिलकर बनता है ना, तो कौन कौन से परमाणु पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, वो देख लीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे दो, तो मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, एक मुझे देखने को मिलेगा सल्फर, प्लस ऑक्सीजन कितने देखने को मिलेंगे, 4। क्लियरली बात है, 4 मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन रह जाते हैं। तो इन टोटल अगर देखा जाए तो टोटल कितने हो गए, 2 + 1 + 4 कितने हो गए, टोटल 7। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे अलग अलग परमाणुओं को भी इंगित करते हुए लिख सकते हो, मैंने सीधे सीधे बोला टोटल 7 परमाणु पाए जाते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ी छोटी चीज़ें काउंटिंग करनी है बस। ठीक है, और असल में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप परमाणुओं की काउंटिंग नहीं कर सकते तो आप फिर रिएक्शंस में उनको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी चीज़ें बनती हैं कि आपको कोई रिएक्शन दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा भाई इसमें कौन सी चीज़ क्या क्या है, कैसी कैसी है, वो सारी चीज़ें पूछी जाती है। उसके लिए आपको पहले काउंटिंग करनी आनी चाहिए, और वही इस चैप्टर का सबसे मेन कॉन्सेप्ट आता है, सबसे मेन अवधारणा आती है, जिसका मोल कॉन्सेप्ट यानी कि मोल अवधारणा कहते हो, वो इसी पर आता है, काउंटिंग करने पर। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं काउंटिंग करना भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले वही ना कि पहले क्या कहते हैं कि पहले बोल पूरा वाक्य बनाने से पहले पहले शब्द आने चाहिए, है ना। तो शब्द जितने अच्छे से आएंगे आप वाक्य उतने अच्छे से बना भी पाएंगे, वही सेम चीज़ है। आगे क्लियर है। लेकिन बच्चों आज के सेशन की अगर बात करेंगे तो हमारा सेशन यहीं तक रहने वाला होगा। ठीक है, तो आज का पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, और कल जो हमारा पार्ट आएगा, जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहने वाला है, उसमें हम इसके आगे के पार्ट को कवर करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपका रहने वाला है रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, आप कुछ नियमों के बारे में जानने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले होंगे इस चीज़ को समझने के लिए कि केमिस्ट्री कैसे बनाई गई है। ठीक है, और यहाँ से आपके पास अगेन काफ़ी सारे अच्छे टाइप के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, जिनके साथ हम क्वेश्चन भी कल अगले बार में देखने वाले होंगे। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।